हेलो फ्रेंड्स, एडू अर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं और जियोग्राफी में भी एनसीईआरटी जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को तथ्यों को शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही हैंड रिटन नोट्स के साथ में हम इसके बाद क्वेश्चन भी कौन कौन सा इससे क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर अच्छे से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एक चीज को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिस क्या चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अब देखिए सौरमंडल में पृथ्वी इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सौरमंडल किसको कहते हैं। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य कुछ, तो देखिए सूर्य हो गया उपग्रह और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये हो गया सूर्य और इसके साथ में 8 गो ग्रह हो गया, बहुत सारा छोटा छोटा उपग्रह हो गया इसके बीच में, ठीक है। फिर बीच में ये क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। इन सभी चीजों को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। अब खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं, क्योंकि सौरमंडल में ये सारा चाहे ग्रह आ गया चाहे उपग्रह हो गया ये सभी एक खगोलीय पिंड है। तो सूर्य, चंद्रमा, अब देखिए यहां है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। यानी कि रात के समय जब भी मान लीजिए आप छत पर होते हैं तो बहुत सारे जुगनू दिखाई देते हैं, बहुत सारे जुगनू में बहुत सारा तारा होता है, बहुत सारा उपग्रह होता है, बहुत सारा ग्रह होता है। इन सभी पिंडों को सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड। अब देखिए अगला अगला जो एक टॉपिक है उसको बोलते हैं तारा। अब स्टार किसको बोलते हैं, हम स्टार इसको लिख दिए, ठीक है। स्टार हम तारा किसको बोलते हैं, तो तारा का हम कुछ गुण देख लेते हैं। यानी कि तारा वैसे चीज को, यानी कि तारा एक ऐसी खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा होता है। यानी तारा के पास अपना प्रकाश होगा और अपना ऊर्जा होगा और वो गैसों का बना होगा, ठीक है। आकार में बहुत ही बड़ा और गर्म होता है। अब देखिए कि एक सन जब हम लेते हैं सूर्य को, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। और सूर्य जब तारा है तो ये किससे बना हुआ है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ है। हीलियम प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ है। और इस हीलियम और हाइड्रोजन में कौन सी क्रिया होती है सूर्य में, आपको संलयन की यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और उसी के कारण क्या हो रहा है कि सूर्य चमक रहा है। यानी कि वो बहुत पृथ्वी से बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है, प्लस वो गैस से बना हुआ है। तो कौन कौन गैस हो गया, तो हीलियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया। और उसके बाद उसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा होता है। यानी कि तारा किसको बोलेंगे, तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना प्रकाश होता है, अपना ऊर्जा होता है और वो आकार में बड़ा होता है और वो गर्म होता है। वैसे खगोलीय पिंड को क्या बोलेंगे, हम स्टार बोलेंगे, ठीक है, तारा बोलेंगे। अब देखिए हम आते हैं नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल क्या किसको बोलते हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल बोलते हैं। यानी कि आप आसमान में जब पहले होता था कि हम लोग छत पे सोते थे तो बहुत सारे अलग अलग तरह की आकृति देखने को मिलती थी, ठीक है। तो जब आकृति बहुत सारा देखने को मिलता था तो जब आकृति देखने को मिलता था तो वो उन्हीं आकृति को, सॉरी, हाँ, तो वो उन्हें, एक सेकेंड, हाँ, तो उन्हीं आकृति को जो बहुत सारा देखने को मिलता था, तो उन आकृति को विभिन्न तरह बहुत सारा, कभी कभी आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि कहीं खरगोश दिख रहा है, कभी लगेगा कि कुछ मतलब कि अलग अलग जानवर दिख रहा है। तो वैसे आकृति को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ नक्षत्र मंडल को कि कौन कौन सा नक्षत्र मंडल है, ठीक। अब देखिए जब हम नक्षत्र मंडल की बात करते हैं तो देखिए जैसे अर्सा मेयर या बिग बियर, अर्सा मेयर या बिग बियर को क्या बोल सकते हैं, हम नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ,
अब देखिए ये एक नक्षत्र मंडल बना रहा है, जैसे हम रात में देखते हैं, तो ये मान लीजिए कि एक मेरा स्टार हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा स्टार, ये हो गया तीसरा स्टार, ये हो गया चौथा स्टार। अब यहां पर आप देखेंगे जो तीन स्टार एक लाइन में देखने को मिलता है, तो ये जब तीन स्टार, ये चार स्टार हो गया आपको, तो इसी को बोलते हैं सप्तर्षि, सप्त ऋषि इसी को बोला जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये नक्षत्र मंडल है, क्या है, नक्षत्र मंडल है ये एक प्रकार का। इसी नक्षत्र मंडल जिसको अर्सा, जैसे कि इसको बोलते हैं, ये जो अर्सा, ये जो नक्षत्र मंडल है ना सप्तर्षि, ये अर्सा क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये अर्सा, किसको, अर्सा मेजर का ये पार्ट है। सप्तर्षि किसका पार्ट है, अर्सा मेजर का पार्ट है। अब देखिए इस सप्तर्षि की सहायता से ही हम किसका अध्ययन करते हैं, यानी किसका पता लगा सकते हैं सप्तर्षि की सहायता से, तो इसकी सहायता से हम, एक है जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा, ये देखिए ये ध्रुव तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है। तो ध्रुव तारा कि किस दिशा में रहता है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में, और इस सप्तर्षि की सहायता से ही हम किसकी पता लगा सकते हैं, तो ध्रुव तारा की। तो ध्रुव तारा क्या होता है, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहेगा, उत्तर दिशा में ही हमेशा रहता है, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक यूपीएससी 2012 में इससे क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में खो जाता है, उसका गांव पूरब की तरफ 5 किलोमीटर है, न उसके पास कोई कंपास वगैरह नहीं है, कोई दिशा का ज्ञान नहीं है, तो अपने गांव कैसे पहुंचेगा। अब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, बहुत सारा मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, काफी क्लिष्ट था, जो था कि आपको वो उत्तर दिशा की तरफ चलेगा तो अपने गांव पहुंच जाएगा, ध्रुव तारा की दिशा, मतलब ध्रुव तारा की दिशा में चलेगा तो गांव पहुंच जाएगा। अगला स्टेटमेंट था कि वो ध्रुव तारा के दाई तरफ रह कर चलेगा तो वो अपने गांव पहुंच जाएगा। तो देखिए यानी कि जो क्वेश्चन था कि वो किस दिशा में चलेगा, उसका घर पूरब दिशा में था, तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। तो ध्रुव तारा की दिशा में अगर अपने हाथ, उसका जो हाथ है अगर बाएं दिशा में, बाएं तरफ, अपने हाथ के बाएं तरफ ध्रुव दिशा को रखे और उस दिशा में वो चलना शुरू कर दे, तो वो किधर पहुंच जाएगा, अपने गांव पहुंच सकता है, क्लियर। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि मतलब ध्रुव तारा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे बना सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन अगला स्लाइड में चलते हैं, जिससे हमको आइडिया लगे कि हम अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला है ग्रह। अब ग्रह किसको बोलेंगे, तो ग्रह किसको बोलेंगे, तो देखिए ग्रह जो होता है ना कि जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। अब देखिए जब हम तारा की बात किए थे, स्टार की, तो इसके पास अपना इसके पास अपना प्रकाश और प्लस उष्मा था, लेकिन जब हम ग्रह की बात करेंगे, ग्रह की बात करेंगे तो इसके पास जो होता है अपना न तो प्रकाश होता है और न ही अपना उष्मा होता है, ठीक है। तो वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना न तो प्रकाश होता है और न ही अपनी उष्मा होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लानेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो तारा के प्रकाश से प्रकाशित हो। अब देखिए हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो किससे प्रकाश मिलता है, तो सूर्य से मिलता है, क्लियर। जब सूर्य से मिलता है तो सूर्य क्या है, एक तारा है, क्लियर। अब देखिए यहां पर अब एक पता होना चाहिए कि ये जो प्लानेट है, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लानेट बोलते हैं। तो प्लानेट का जो अर्थ होता है ये चारों ओर घूमने वाला होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि सूर्य से दूरी के अनुसार जब हम ग्रह की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना ग्रह है, तो टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, क्लियर। तो सौरमंडल में हमारा टोटल कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। तो कभी कभी दूरी के अनुसार, उसके आकार के अनुसार पूछ देता है कि हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, ठीक है। या दूरी के अनुसार उस ग्रह को आप बताइए। तो हम दूरी के अनुसार ग्रह को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब सूर्य होता है तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह आएगा, तो बुध आता है, ठीक है।
टोटल, अब देखिए टोटल हमारा कितना ग्रह होता है, 8 ग्रह होता है। ओके, टोटल टोटल कितना ग्रह हो गया, 8 ग्रह हो गया। इस 8 ग्रह में सबसे पहले कौन सा ग्रह होता है, बुध होता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण वरुण को ही यूरेनस और नेपच्यून बोला जाता है। अब देखिए इसमें से जो जो 4 ग्रह है सूर्य के नजदीक सबसे, ये मान लीजिए कि हमारा सन हो गया। ठीक है, ये सन जो है आपको चमक रहा है और यहां से हम ग्रह डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह होता है उसको बुध बोलते हैं, दूसरा पे जो होता है उसको शुक्र बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पे जो होता है उसको मंगल बोला जाता है और चौथा पर हमारी अपनी प्यारी सी ग्रह जो है उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। क्लियर। और जब बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी, तो अब देखिए ये बुध शुक्र पृथ्वी, इस 4 को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होते हैं और ये चट्टानी संरचना, हमारी जो पृथ्वी है आपको पता है कि ये चट्टानी संरचना से बनी हुई है। और इस चट्टान में आपको अग्नीय चट्टान भी मिलेगा, अवसादी चट्टान भी मिलेगा और रूपांतरित चट्टान भी आपको देखने को मिलेगा। यानी ये चट्टानों से बना हुआ है। कौन सा, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आएगा, बुध आएगा, शुक्र आएगा, मंगल आएगा और पृथ्वी आएगा। लेकिन इसके बाद 4 और ग्रह है जिसको बोलते हैं हम बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि और उसके बाद आपको आता है ये यूरेनस और उसके बाद आता है नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह है इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। और इस बाह्य ग्रह जो होता है ये आपको किससे बना होता है, ये गैस और तरल से बना होता है। यानी कि वो पृथ्वी की तरह पूरी तरह से ठोस नहीं है, वो गैसीय अवस्था और तरल अवस्था में और आकार में आपको बड़ा होता है। जाहिर से आपको पता है कि पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है आपको कौन सा, थी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति ग्रह जो आता है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो बृहस्पति कौन सा, 5वां ग्रह होता है। और 5वां जो ग्रह है बृहस्पति, वो आपको 4 ही है जो आंतरिक ग्रह है, बाकी उसके बाद जो जो भी ग्रह आएगा वो कौन सा होता है, बाह्य ग्रह बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे एक नोट लिखा हुआ है कि जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कम समय में करेगा तथा दूरी के अनुसार परिक्रमा का समय भी बढ़ता जाता है। अब देखिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए कि एक रेडियस में ये हो गया हमारा रेडियस, एक पॉइंट हो गया। अब जो नजदीक होगा वो तो जल्दी इसका चक्कर लगा लेगा, लेकिन जो दूर होगा उसको ज्यादा पेरिफेरस, उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि में, ज्यादा परिधि में, परिधि का क्या होता है तो 2 पाई आर होता है। तो इसको जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका चक्कर लगाने की जो मतलब समय होता है वो बढ़ते जाएगा। तो सबसे नजदीक कौन होता है, बुध। तो सबसे कम दिन यानी कि 88 दिन में चक्कर लगाता है। और सबसे दूर कौन सा है आपको, नेपच्यून। तो नेपच्यून आपको 164 साल में पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आई बात समझ में। तो इसीलिए कि जो सबसे, तो इस तरह स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है कि पृथ्वी सबसे, आपको कथन दे दिया कि बुध जो है सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। कारण दे दिया क्योंकि ये पृथ्वी के सूर्य के सबसे दूर है, तो कारण गलत है। कारण क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है इसीलिए क्या करता है कि सबसे ज्यादा जल्दी चक्कर लगाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं स्लाइड में। अब देखिए यहां पे कह रहा है क्षुद्र ग्रह। अब देखिए एक आपको पता होना चाहिए, मैं एक बता दूं, क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हम क्षुद्र ग्रह की बात बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, ये एक ऐसा, एक सेकेंड, ये भी एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य का चक्कर लगाता है। क्लियर, एक खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाता है। क्लियर, जब सूर्य का चक्कर लगाएगा, और क्षुद्र ग्रह इसलिए क्योंकि इसका स्पेशल अपना कक्षा निर्धारित नहीं है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। डायग्राम क्या, मैं खुद उसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये मान लीजिए हमारा सन हो गया, ठीक है। इसको रेड से दिखाना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सन हो गया। अब देखिए हम क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो वैसे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। यानी कि ये मान मान लीजिए कि मेरा एक हो गया मंगल ग्रह और ये हो गया आपको बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इसके बीच में बृहस्पति ग्रह, तो इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आपको पत्थर होते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। किसके बीच में, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं तो गलत, ये किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि ये तारा का चक्कर लगाता है, ग्रह का चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं उल्का पिंड। अब देखिए कि आपको पत्थरों के छोटे छोटे, यहाँ पर एक लिखा हुआ है डिफिनीशन कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य का चक्कर लगाता है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। तो मतलब उसको उल्का पिंड मतलब बोला जाता है। और ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण चमकने लगता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हाँ देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा हो गया सूरज, क्लियर। ये मान लीजिए कि ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, तो ये मेरा मान लीजिए पृथ्वी हो गया। तो ये जब पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी का ये वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल में ना बहुत सारा जो टुकड़ा होता है, जो एस होता है, एस्ट्रॉयड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। तो क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा को पार छोड़ करके वो जब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने लगता है तो एक मंडल है जिसको बोलते हैं हम आयन मंडल। क्या बोलते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि ये आयनिक किरणें होती है, क्या होती है, आयंस होते हैं। आपको पता ही है कि जब आयंस होगा वो चार्ज होगा, तो जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो ये घर्षण के कारण आयन मंडल में वो जलने लगता है। इसी कारण जब आयन मंडल में कोई जब उल्का पिंड आता है ना, उल्का पिंड जब आयन मंडल में प्रवेश करता है कोई भी पत्थर का टुकड़ा, तो देखिएगा कि वो बहुत चमकता है। उसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा। हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा है तो कुछ मतलब बिना किसी को बताए हुए अपने मन में मान लीजिए तो वो पूरा हो जाता है। तो वही होता है वो टूटता हुआ तारा। क्या है कि आयन मंडल में जब उल्का पिंड प्रवेश करता है तो वो जलने लगता है, उसी को बोलते हैं हम टूटता हुआ तारा, क्लियर। यही तारा जब मतलब यही जो उल्का पिंड होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके और जब पृथ्वी पर गिरता है उसी को बोलते हैं हम उल्का पात, उल्का पात बोलते हैं, ठीक है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसको उल्का पिंड, जब पृथ्वी पर गिर गया तो उसको उल्का पांड, उल्का पात। और जब वो मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर घूम रहा है आपको बृहस्पति और मंगल के बीच में, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मुझे मेरे ख्याल से ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में। अब देखते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा मिटा दें। देखिए जो गैलेक्सी होता है, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं ना उसको बोलते हैं मिल्की वे। आप लोग ये क्रिस मूवी देखे होंगे जो आपको उसमें एलियन वगैरह के बारे में दर्शाया हुआ है कि वो जो वहाँ एलियन आता है तो वो अलग ही किसी गैलेक्सीज का होता है वो सब, ठीक है। हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम लोग मिल्की वे में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि गैलेक्सी कैसा दिखता है। देखिए जो गैलेक्सी होता है वो तारों का समूह होता है, यानी द ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी। द ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी उसको बोलते हैं, ठीक। अब हम आते हैं गैलेक्सी की, गैलेक्सी स्पेशल वो दिखता कैसा है, ठीक। चलिए अब देखिए जो गैलेक्सी होता है वो सौरमंडल का ही भाग, मतलब कि जो सौरमंडल है ना वो गैलेक्सी का भाग होता है। तो सिंपल यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले से कि तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है, सौरमंडल इसी का भाग है।
और मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक गैलेक्सी ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये देखिए आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, गैलेक्सी है। ऐसा ही गैलेक्सी दिखता है। ठीक, जब ऐसा गैलेक्सी दिखता है तो इसी गैलेक्सी में हमारा भी एक सौरमंडल है। इस गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है मिल्की वे, ये मान लीजिए हमारा मिल्की वे, और इस गैलेक्सी में हमारा एक अपना सौरमंडल है और उस सौरमंडल में 8 ग्रह है। उस 8 ग्रह में एक अपना क्या है, पृथ्वी है। तो देखिए बहुत सारा जो चमकता है ना, बहुत सारा तारा बीच बीच में, देखिए ये सब आपको चमक रहा है। इसी गैलेक्सी के अंदर ये बहुत सारा तारा है। तो तारों का जो समूह होता है, तारों का समूह क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। क्लियर, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे, मिल्की वे। अब आते हैं धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु क्या होता है उसको देख लेते हैं। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, हमारे पास टाइम की भी कमी है, लेकिन जो डिटेल्स हम जितना क्वेश्चन जो टॉपिक है उसको प्रॉपर पढ़ाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब देखिए धूमकेतु किसको बोलते हैं, तो ये है कि छोटा पिंड चट्टान धूलकण हिम और वो गैसों से बना होता है। कि मतलब कि धूमकेतु किससे बना होता है, तो धूलकण से बना होता है, हिम से बना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, गैसों से बना होता है। क्यूपर बेल्ट में, क्यूपर बेल्ट के बाहरी क्षेत्र से मतलब बनता है। यानी कि जो होता है ना धूमकेतु, आपको नेपच्यून से बाहरी क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यही जब जो धूमकेतु होता है वो जब सूर्य के पास से गुजरता है, ये मान लीजिए कोई धूमकेतु है, धूमकेतु भी एक तरह का क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी। तो ये जब धूमकेतु जब सूर्य से गुजरता है तो इसका जो बर्फ होता है ना वो पिघलने लगता है, पिघल करके एक पूंछ बना देता है। कैसा, एक पूंछ की आकृति, और ये आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए इसको पूंछल तारा भी बोला जाता है। और बीपीएससी से एक क्वेश्चन 70 में एक क्वेश्चन पूछा था कि किसका जो मतलब कि चक्कर करने वाला होता है वो सबसे बड़ा आकार होता है। तो वो ये सबसे बड़ा मतलब चक्कर लगाता है किसमें, तो दीर्घ वृत्ताकार माध्यम में लगाता है। और इसका जो चक्कर लगाने का जो मतलब एरिया होता है, ये रेडियस होता है, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो वो आपको ध्यान, ऐसे भी आपको पता है कि नेपच्यून के बाहर, तो नेपच्यून के जब बाहर है तो सबसे बड़ा रेडियस में ये चक्कर लगा रहा है। और यही हूबहू कौन क्वेश्चन पूछा हुआ था, 70 में बीपीएससी पूछा हुआ था। चलिए अब हम अगला देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जियो में अगर हम लॉजी लगा दिए तो जियोलॉजी, जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, जियोमेट्री में क्या होता है, पृथ्वी का मापन। जियोइड, ऑइड का अर्थ होता है मतलब पृथ्वी का कोई आकार पूछे तो जियोइड बोला जाता है, यानी कि शेप ऑफ अर्थ मतलब बोला जाता है। ठीक है, अब फिर शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। क्यों, क्योंकि ये आकार और आकृति में एकदम पृथ्वी के समान है। अब देखिए प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह क्यों बौना ग्रह कहता है, क्योंकि छोटा था और इसको 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा हटाया गया था। देखिए ये मान लीजिए हमारा सूर्य हो गया और ये हो गया हमारा प्लूटो, तो ये प्लूटो था। और ये मान लीजिए यहाँ पर आपको अरुण, और ये हो गया वरुण। तो वरुण जो था ना, वरुण एक ग्रह था। तो ये जो प्लूटो था वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। और जबकि ग्रह का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊर्जा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसकी एक निश्चित कक्षा होती है, इसकी निश्चित कक्षा होती है, किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करता है। जबकि जो प्लूटो था, प्लूटो ये दूसरों की कक्षा में प्रवेश कर जा रहा था, इसीलिए 2006 में इसको क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आता है पृथ्वी। तो आपको पता है कि पृथ्वी दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार में कौन सा, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसको जियोइड बोला जाता है। इसका एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है, पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है,
चंद्रमा एक उपग्रह है, तो उपग्रह किसको कहा जाएगा? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि यह एक ऐसे उपग्रह एक ऐसी खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। सूर्य जो तारों का चक्कर लगाए, जो तारों का चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आज जो ग्रह का चक्कर लगाता है, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, हमारा पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से कितना दूर है? तो आपको 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी के आकार का, इसके पृथ्वी का कितना व्यास है? तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 व्यास है। अब देखिए कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ये 27 दिन का समय लेता है और पूरा करता है। ये साथ ही अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा केवल एक ही भाग हम देख पाते हैं। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, बस हम एक सेकेंड इसको हम मिटा दें, फिर आपको हम समझा रहे हैं कि देखिए कैसे ये प्रॉपर होता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए, जो ग्रह होता है और जो उपग्रह होता है, तो उपग्रह क्या करता है? आपको ग्रह का चक्कर लगाता है। हम स्पेसिफिक चंद्रमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं तो आइए, हाँ, जब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि हमारा हो गया पृथ्वी। ठीक है, तब पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है यहाँ पर, इसके साथ में ये हो गया मेरा सन, इसके साथ में अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो जो अपने अक्ष पर घूमता है इसको बोलते हैं घूर्णन गति। ओके, तो पृथ्वी का घूर्णन गति 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है, इसीलिए दिन और रात होता है। लेकिन अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य का भी चक्कर लगाता है, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। तो इसको परिक्रमण गति और ये घूर्णन गति, तो परिक्रमण गति क्या होता है? 365 दिन। तो पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन यहीं पर आता है एक पृथ्वी का उपग्रह, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा। ये अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना लगता है? 27 घंटा लगता है। कितना? 27 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, और अपने अक्ष पर ये इतना धीमा घूमता है, मतलब इतना धीरे धीरे घूमता है कि 27 दिन इसको लगता है एक चक्कर लगाने में। आई बात समझ? जैसे लट्टू होता है, उसको नचाइएगा तो ये एक बार पूरा घूम जाता है, एक बार अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो अपने अक्ष पर और अपने कक्ष पर, तो जो चंद्रमा है अपने अक्ष पर भी 27 घंटा में चक्कर लगाता है और अपने कक्षा पर भी 27 घंटा में ही चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा के हमेशा सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं। आई बात समझ में? चंद्रमा का हम एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसका जो घूर्णन गति होता है प्लस इसका परिक्रमण गति, ये दोनों बराबर है। क्लियर? तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। कब? तो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के मतलब जो मिशन था उससे ये गए थे। एनसीईआरटी में 29 जुलाई दिया है, उसको सुधार लीजिएगा, वो 29 जुलाई ना होकर के क्या है 20 जुलाई है। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक खगोलीय पिंड है? तो देखिए, हम बात किए थे कि सूर्य क्या है? खगोलीय पिंड है। जो भी आसमान में चमक रहा है सब खगोलीय पिंड है। चंद्रमा, उल्का पिंड और पृथ्वी, यानी कि सब इसमें खगोलीय पिंड है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अब हमने तारा का डिफिनीशन तो उसी समय बताया था कि जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, जिसके पास अपनी प्रकाश होती है, उसको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। अब देखिए, जो आकार में बड़ा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत। जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होता है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सही है। लेकिन और देख लीजिए, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रह। तो ग्रह का डिफिनेशन क्या हो गया कि वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसको ग्रह बोलते हैं।
ठीक। अब चौथा ऑप्शन है कि जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे की पिंड की परिक्रमा को बोलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी स्टेटमेंट सही है। ये एक्सप्लेनेशन भी इसका सेम टू सेम दिया है, तो एक्सप्लेनेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहां कह रहा है कि तारों के समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति, तो हम पहले ही आपको बताए थे कि बहुत सारा तारा है। ये मान लीजिए एगो 4 गो तारा है, यहाँ 4 गो तारा हो गया, और ये एक 3 और ये 7 गो तारा हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सप्तर्षि। तो तारों के समूह के द्वारा जो विभिन्न आकृति बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। आकाशगंगा आपको पता ही है कि किसको बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ ए स्टार इज नोन एज गैलेक्सी बोला जाता है। सौरमंडल तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इस सबको सौरमंडल बोलते हैं। एट्रोमीडा किसको बोलते हैं? तो ये एक गैलेक्सी का नाम है। जैसे हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, तो एट्रोमीडा भी एक प्रकार का गैलेक्सी ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा डी, 3 का डी। अब देखिए अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर आपको पता ही है कि हमने हैंड रिटन नोट्स में ही बताया है कि एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। और ये किसका भाग है? तो जो सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि, ये अर्सा मेजर या बिग बियर का ही क्या है? एक पार्ट है। क्लियर? तो हम अब आते हैं कौन सा? 5वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह बोलते हैं? तो आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ग्रह किसको बोलते हैं? तो जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊर्जा नहीं होता है, ये दूसरे के, ये तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? चमकते हैं। तब देखिए जो आकार में बड़े होते हैं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जिनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश होता है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है डायरेक्ट। आपको देखिए ये स्टेटमेंट आपको मिल गया, यानी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जिनके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है उसी को ऊपर तारों के पास, उसी को क्या बोलते हैं? ऐसे पिंड को ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम छठा क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट देखिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है और यह अपने संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही, पृथ्वी एक ग्रह है, अपना संपूर्ण, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा सबसे बड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह आपको मंगल है। ठीक है, और पृथ्वी जब पूछेगा तो दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? तो ये तीसरा है। क्लियर? ठीक, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए हम अभी 22 लगभग 20 या 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में है, तो हम अगले क्वेश्चन को हम अगले स्लाइड में या अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। आप लोग, ये फर्स्ट था तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। जितना पीडीएफ है सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।